हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि हमारे बॉटनी क्लास 12 का सेक्शन है, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो सारे लेक्चर्स जो हैं 6 लेक्चर्स में हमने उसको कवर किया है, तो आप उस 6 को अटेंड कर लिए होंगे। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज की क्लास में हम जो है बेसिक सी बातें करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन सब के ऊपर। और जो हैंड रिटेन नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ वो आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी मिल जाएगा। और लिंक जो है वो चैनल पे प्रोवाइडेड है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चैप्टर दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी काफ़ी वास्ट चैप्टर है और आपको हर एक पॉइंट जो है इसको समझना है, क्योंकि दोनों जो जेनेटिक्स का चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है और ये दूसरा चैप्टर है, तो आप जो है इसको मेरे साथ ही कवर करने की कोशिश करिए। तो इसमें सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब किस तरह की मॉलिक्यूल्स के बारे में यहाँ पे कहा गया है इस चैप्टर में, क्योंकि इनहेरिटेंस है, जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स है तो मॉलिक्यूल जो होगा हमारा वो जेनेटिक मटेरियल होगा। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या-क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इन सब के बारे में ही आज की क्लास में हम समझेंगे। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर बेसिस जो है इनहेरिटेंस का, मतलब इनहेरिटेंस जो भी इनहेरिट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, जीन जो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो आखिर होता क्या है, वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बारे में हमें समझना है। तो वो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सारे तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि एक सेल के अंदर बहुत सारी तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रहती है। एक सेल बहुत सारी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी करता है, और उसी तरह की जो मॉलिक्यूल होती है उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, उस मॉलिक्यूल को ही हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। सारे तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके पास न्यूक्लिक एसिड होता है एज देयर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये दो तरह के हो सकते हैं, एक डीएनए होता है, दूसरा हमारा आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है दैट इज द डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है इसके केस में हमें देखने को मिलता है। और डीएनए जो होता है बहुत ज़्यादा ही स्टेबल होता है आरएनए से, इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी हाईएस्ट होती है। इन द केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए काफ़ी स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू आरएनए। और ये क्यों होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। आरएनए जो होता है ये कुछ वायरसेस में, जैसे कि क्यूबी बैक्टीरियोफाज, इसके बाद टीएमबी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, कोरोना वायरस, इन सब के केस में जो होता है आरएनए जो है इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ न्यूक्लिक एसिड। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो हमारा डीएनए होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी कंपोनेंट्स क्या क्या होती है, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड जो है इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मतलब जो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारा, इसको हम टोटली, मतलब इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ये मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है हमारा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। अगर हमसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि क्या जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोसाइड का या न्यूक्लियोटाइड का, तो ऑप्शन आना चाहिए हमारा दैट इज न्यूक्लियोटाइड वाला, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का ही दूसरा नाम होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या-क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले नाइट्रोजनस बेसिस देखने को मिलेगा, दूसरा होता है पेंटोस शुगर, और तीसरा होता है फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होता है ये हेटेरोसाइक्लिक होगा, मतलब डिफरेंट। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है अगर होमोसाइक्लिक होगा तो उसमें सेम तरह की कंपोनेंट की अरेंजमेंट होगी, लेकिन जो हेटेरोसाइक्लिक होती है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें डिफरेंट तरह की जो है जैसे कंपाउंड देखने को मिल सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी सा भी चीज़ हमें देखने को मिलता है। मतलब नाइट्रोजनस बेसिस है ऑफकोर्स नाइट्रोजन होगा, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा जो है हमारे पास दैट इज पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर जो होता है ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, और इसके अंदर अगर वो राइबोज टाइप का जो है शुगर बना रहा है, आरएनए के अंदर बना रहा है, तो राइबोज शुगर होता है। लेकिन अगर 5 कार्बन का ही कंपाउंड है और अगर डीएनए के अंदर जो है, मतलब डीएनए बना रहा है, डीएनए वाला शुगर बना रहा है, तो वो डीऑक्सीराइबोज होता है। अब जो आरएनए होता है इसके अंदर राइबोज है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एट द सेकेंड कार्बन। जो राइबोज शुगर है इसके सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है।
तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है। ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसमें रिएक्शंस होंगे, वो रिएक्टिव होगा, और जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। तो आरएनए जो है इसके अंदर ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, मैं आपको अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगी। और जो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। जो डीएनए है इसका मतलब है यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज, यानी कि ऑक्सीजन की डी यानी कि ऑक्सीजन की रिमूवल, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इसका सेकेंड कार्बन है वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। तो डीऑक्सीराइबोज जो होता है इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, तो रिएक्टिव नहीं होगा, रिएक्टिव नहीं होगा तो यानी कि स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा जो हमारा कंपाउंड है दैट इज फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजनस बेस जो है ये शुगर के साथ मिल करके क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो है ये टर्म आपको समझना होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस और शुगर प्रेजेंट होता है सिर्फ, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके अंदर हमें नाइट्रोजनस बेस, शुगर यानी कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट होता है या फिर फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये मिला करके बनती है न्यूक्लियोटाइड। तो तीन चीज मिला करके न्यूक्लियोटाइड बनती है और दो चीजें मिला करके बनती है न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस होता है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है अभी कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो नाइट्रोजनस बेस कितनी तरह की होती है वो देखते हैं अभी। नाइट्रोजनस बेस दो तरह की होती है, एक प्यूरिन दूसरी पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होती है इसमें टोटल 9 मेंबर होता है, और जो पिरिमिडिन होता है ये टोटल 6 मेंबर का होता है। जो 9 मेंबर्ड वाला प्यूरिन है इसमें नाइट्रोजन का प्रेजेंस जो है इसके ऑड नंबर पे होता है। 1 3 7 9 पोजीशन जो है यहाँ पे, मतलब एक 6 मेंबर का होगा, दूसरा 3 मेंबर का होता है। यहाँ पे मतलब 5 मेंबर का होता है लेकिन फ्यूज रहता है, बीच में फ्यूज रहेगा जिसकी वजह से एक 6 मेंबर का और दूसरा 3 मेंबर का रहेगा। तो फ्यूज होने की वजह से ये 9 मेंबर होता है। और नाइट्रोजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है 1 3 7 9 पोजीशन पे। पिरिमिडिन जो होता है ये 6 मेंबर का होगा, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा वो 1 और 3 पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्यूरिन का स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक 6 मेंबर का रिंग है और दूसरा जो है यहाँ पे 5 मेंबर का रिंग है, 5 मेंबर का, लेकिन बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्यूज हो गया है। फ्यूज होने की वजह से क्या हो गया कि ये 3 मेंबर का बन गया है, ये 6 मेंबर का बन गया है। तो टोटल 9 मेंबर रिंग है। और दूसरा जो है यहाँ पे पिरिमिडिन है जो कि 6 मेंबर का रिंग है। अब इसका जो फर्स्ट पोजीशन है ये, और इसका जो 9, मतलब पिरिमिडिन का फर्स्ट पोजीशन और प्यूरिन का जो है 9 पोजीशन जो है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रही है ये होती है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि दो शुगर के बीच में बनने वाली जो बॉन्ड होती है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है क्योंकि ये नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है, क्योंकि यहाँ सारे पोजीशन पे नाइट्रोजन है। इसके फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, इसके 1 3 7 और 9 पोजीशन पे जो है क्या है, ग्लाइकोसिडिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और जो प्यूरिन टाइप की जो हमारी नाइट्रोजनस बेस है वो दो है, दैट इज एडेनिन और गुआनिन। आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए। और जो पिरिमिडिन है इसके अंदर आता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, डीएनए के अंदर जो है प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। और आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है एडेनिन, यूरेसिल, थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ जो है आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर एब्सेंट होता है। और थाइमिन जो है वो सिर्फ डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर एब्सेंट होता है। और जी, सी और ए ये तीनों के मतलब दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंटोज शुगर के ऊपर। तो पेंटोज शुगर जो होता है इसमें एक राइबोज शुगर है, दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो ये इसका जो है ऑक्सीजन, ये 5 मेंबर का रिंग है, और यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन है 1 प्राइम, इसको कहते हैं पेंटोज शुगर में। ये 1 प्राइम होता है, ये 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम जो होता है, मतलब 5th कार्बन जो होता है वो पीछे की तरफ से होता है। तो ये 5th कार्बन जो है इस पे CH2OH लगा रहता है, और फर्स्ट कार्बन पे HOH लगा रहेगा। और इसके सेकेंड पोजीशन पे अगर OH लगा रहा है, मतलब H के साथ OH भी लगा हुआ है, तो ये राइबोज शुगर होता है। और अगर सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे O एब्सेंट है, सिर्फ H और H प्रेजेंट है, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। आपको इससे मतलब पहचान आना चाहिए कि कौन सा राइबोज शुगर है, कौन सा डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तीसरा है हमारा दैट इज फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे यहाँ पे एक हमारा क्या है,
नाइट्रोजनस बेस है और दूसरा हमारा क्या है, शुगर है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रही है वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रही है, ठीक है। अब इसका जो फिफ्थ पोजीशन है हमारे इसका पेंटोज शुगर का, इसके फिफ्थ पोजीशन पे CH2OH लगा हुआ है। अगर इसके यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगता है PO4 3-, तो PO4 3- जो है ये ग्रुप अगर हमारा लग रहा है तो इसके बीच में जो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये वाला जो पॉइंट था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रही है इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और जहाँ पे फॉस्फेट भी आके जुड़ गया है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और अगर एक फॉस्फेट जुड़ा है तो मोनोफॉस्फेट, ऐसे ही दूसरा अगर लगता है इसके बाद तो वो होता है डाईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, ऐसे करके फॉस्फेट की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं और कि डायरेक्शन कैसी होती है न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन की, तो वो होती है एक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो हमारा यहाँ पे बना हुआ है। दूसरा हमारा होता है यहाँ पे 5' जो होता है वो फॉस्फेट का फ्री रहेगा। यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनेगा उसमें 5' तो इसका फ्री रहता है फॉस्फेट का, और यहाँ पे 3' जो है ये फ्री रहता है इसका, दैट इज हमारे जो शुगर है इसका 3' और फॉस्फेट का 5' फ्री रहता है, ठीक है। तो जो 5' होता है इसको हम फॉस्फेट इन कहते हैं, और जो डायरेक्शन होती है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की वो 5' से 3' होती है, और बॉन्ड फॉर्मेशन की जो डायरेक्शन होती है वो 3' से 5' की तरफ होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, दैट इज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए। डीएनए की सेलिएंट फीचर्स क्या क्या होती है इनके ऊपर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो ये है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक जो हमारा एक साइड जो है इसको कहते हैं 5' और दूसरा होता है हमारा 3', क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है वो 5' से 3' की तरफ होती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड होगा, 2 स्ट्रैंड्स हमें देखने को मिलेगा इसमें, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड। राइट हैंड की तरफ कॉइल रहेगा, एंटी पैरेलल इसकी पोलैरिटी रहती है, पैरेलल नहीं रहेगा, एंटी पैरेलल रहेगा एक दूसरे से। इसकी जो बैकबोन होती है ये बैकबोन है, ये बैकबोन बनती है शुगर और फॉस्फेट का मिलके बनता है, और ये अंदर की तरफ इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है वो प्रोजेक्टेड होगी अंदर की तरफ और परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड होती है। इसके बीच में जो होता है बेस पेयर प्रेजेंट होता है, और एडेनिन और थाइमिन जो है इसके बीच में जो बेस पेयर प्रेजेंट होता है, इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और साइटोसिन और गुआनिन जो है इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो एक टर्न होता है, एक टर्न जैसे एक राइट हैंडेड पोलैरिटी में अगर एक हैंड साइड से मूव करता है टोटल, तो वो होता है 360 डिग्री का टर्न होता है, और 360 डिग्री टर्न जो है इसको हम कहते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। और पिच ऑफ द हेलिक्स जो है ये 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको नैनोमीटर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 3.4 नैनोमीटर आता है। और टोटल इसके अंदर जो होता है 10 बेस पेयर प्रेजेंट होता है, और हर एक के बीच में, हर एक 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस भी हमसे पूछा जाता है, तो इसको 10 बेस पेयर से डिवाइड देते हैं 34 एंगस्ट्रॉम को, और ये हमारा आता है 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पिच ऑफ द हेलिक्स जो है 34 एंगस्ट्रॉम है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, और नैनोमीटर में भी आपको याद होना चाहिए। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आपको याद होना ही चाहिए। और ये जो मैंने आपको बताया है बेस पेयर वाली बात की एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद जो है हमारा क्या है, दैट इज 0.34 नैनोमीटर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो नैनोमीटर जो होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है मीटर में, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻⁹ जो होता है ये इसका वैल्यू होता है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं नैनोमीटर को मीटर में। तो टोटल जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है एक डिप्लॉयड कंटेंट की अगर हम बात करें डिप्लॉयड कंटेंट में, तो टोटल नाइट्रोजनस बेसिस होता है ह्यूमन के अंदर 6.6 × 10⁻⁹, और अगर हैप्लॉयड कंटेंट पूछता तो 3.3 × 10⁻⁹ होता। इसको अगर हम डिस्टेंस जो है 2 बेस पेयर के बीच में इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 0.34 × 10⁻⁻, यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2.2 मीटर आता है, और यही 2.2 मीटर जो है हमारा लेंथ है हमारे डीएनए का। ये क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि लेंथ ऑफ डीएनए हमारा कितना है, दैट इज 2.2 मीटर, ठीक है। और ये जो जिस तरह का डीएनए अभी हम पढ़े हैं ये हमारा बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, जो कि हमें पूरा चैप्टर के दौरान पढ़ना है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक सा बात इस चैप्टर को लेकर के, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया है। नहीं समझ में आता है तो आप फिर से जाकर के इसको 2x पे देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजिली। और लेक्चर जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट रहते हैं, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। हैंड नोट्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।